पार्टी की टिकट की दूरी कहीं आपके सपनों को चकनाचूर तो नहीं कर रही? हो सकता है मेरी ताकत को नजरअंदाज किया। पायलट साहब चाहते थे मेरा टिकट मिलना, मेरे खिलाफ जाके हाईकमान को भड़काते हैं। आखिर क्या वजह है कि हरीश मीणा नहीं चाहते नरेश मीणा देवली उनियारा से ही नहीं कहीं से भी चुनाव लड़े? बिल्कुल सच है। हरीश मीणा, मुरारी लाल जी मीणा जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं राजनीति में लाने के लिए, उनको ऐसा लगता है। नरेश मीणा 2 बार निर्दलीय लड़ने की ताकत कहाँ से लाते हैं? एमएलए एमपी बनने वाले जो लोग हैं वो पार्टियों की राजनीति करते हैं, टिकट लेके आ जाते हैं। निर्दलीय के तौर पे तब भी कह रहे हैं कि पायलट साहब मेरे नेता हैं, तो वो आखिर टिकट क्यों नहीं दिलवा पाए? माने सर जब घटनाक्रम हुआ तो हरीश जी और मुरारी जी उनके साथ थे। मेरे खिलाफ पायलट साहब नहीं, मेरे पायलट साहब मेरे को बहुत चाहते हैं। केवल हरीश मीणा ने वीटो करके उसको टिकट दिया है, उसमें ना डोटासरा जी का हाथ है, ना पायलट साहब का हाथ है, ना गहलोत साहब का हाथ है। अगर कांग्रेस का पार्टी अपनी इज्जत बचाना चाहती है, अपनी जमान जब्त होने से बचाना चाहती है, तो नरेश मीणा को अभी समय है समर्थन देना चाहिए। डोटासरा साहब ने कहा कि मिलके गए और फिर भवानी जाग गई। ये भवानी के जागने का क्या? प्रमोद जैन भाया से दुश्मनी ले ली, अपन ने कोटा में गुंजल साहब की मदद करके शांति धारीवाल की दुश्मनी ले ली, और अपन ने ओम बिरला से दुश्मनी ले ली, जो आधी कांग्रेस ओम बिरला की गोद में बैठी रहती है। हरीश मीणा दुश्मन बन गया, मुरारी लाल मीणा दुश्मन बन गया, तो इससे तय है कि 2028 के चुनाव में भी ये किसी भी सूरत में अपन को टिकट नहीं मिलने देंगे। जो राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, वो जाति जनगणना जब टिकट बांटने का मामला आता है, जब संगठन में पद देने का मामला आ जाता है, तब वो कहाँ कौन हो जाता है। लेकिन नरेश मीणा चाहता है किरोड़ी लाल मीणा बनना, नरेश मीणा चाहता है हनुमान बेनीवाल बनना, नरेश मीणा चाहता है कर्नल भैंसला बनना। ऑफिसों में लूटा जाता है, नेता बंदियां लेते हैं, बजरी का यहाँ करोड़ों का कारोबार है। यहाँ ओम बिरला का भी बड़ा रैकेट है, यहाँ चल रहा है। उसको विधानसभा में पहुंच के तो उसको उठाएंगे, जहाँ लाखों करोड़ का घोटाला है। राजस्थान में एक नेता छात्र जीवन से संघर्ष कर रहा है। उन्होंने छबड़ा में विधायकी का सपना देखा और अब देवली उनियारा में देखा। आखिर ऐसी क्या वजह है कि राजनीतिक पार्टियों में होते हुए भी टिकट से दूर है? ये जानने के लिए हम देवली उनियारा पहुंचे और राजकोट गांव के इस श्याम बाबा के मंदिर के नीचे हमें वो नेताजी मिल गए। स्वागत है राजस्थान चौक का। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, जयपुर में हमने आपकी क्रांति देख ली, आपने इस छबड़ा में दिखा दी, अब देवली उनियारा में इतनी रात को ये जनता आपके बीच में है, तो हम सवाल ले आए। कुछ सवाल ये थे कि इस इलाके में जहां नदी बहती है, गन्ने की उपज है, मांग बढ़ गई अचानक से। देखिए, ये देवली उनियारा क्षेत्र है और यहाँ अब तक जो भी एमएलए बने वो क्षेत्र के बाहर के आकर बने हैं वो लोग, और यहाँ जातिगत आधार पर टिकट दिए जाते हैं, जातिगत आधार पर वोटिंग होती है, जातिगत आधार पर ही पार्टियां कैंडिडेट को देखकर चुनती है। और जो कैंडिडेट यहाँ आते हैं वो कोई बिना मेहनत किए केवल इस आधार पे कि हमें हमारी जाति वोट दे देगी, पार्टी के नाम का हमें वोट मिल जाएगा, और उसके बाद वोट लेने के बाद वो जनता के बीच में आते नहीं है। जनता यहाँ बहुत दुखी है, और जैसे अब मैं यहाँ मैदान में उतरा हूँ, जनता का जो सैलाब मेरे साथ है, जनता का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मुझे तो मिल ही रहा है, लेकिन ये जो जनता का मन जो है वो नेताओं से उब चुका है, पार्टियों से उब चुका है, नेताओं से इनको नफरत हो गई है। और यही कारण है, ये जनता परिवर्तन चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। जनता दोनों पार्टियों को छोड़ के, दोनों कैंडिडेट जो ऑलरेडी यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, उनको छोड़कर अब नयापन लाना चाहती है, नए व्यक्ति को मौका। नयापन तो आपने ला दिया है क्योंकि जोश इस वक्त दिख रहा है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टी को क्यों नहीं दिखता? आपको कब तक छात्र नेता मानेगी? वो कब मानेगी कि ये व्यक्ति भी विधायक बनने की दौड़ के काबिल है? पार्टी की टिकट की दूरी कहीं आपके सपनों को चकनाचूर तो नहीं कर रही? देखिए, मैंने 2023 में टिकट मांगा था, टिकट पार्टी ने दिया नहीं, और मेरे 44,000 वोट निर्दलीय के रूप में आए थे। शायद अगर पार्टी मुझे टिकट देती तो मैं बड़े मार्जिन से वहां चुनाव जीत के आता, लेकिन नहीं दिया। मैं निर्दलीय लड़ा, 44,000 वोट आए। इस बार फिर से मैंने टिकट मांगा। मैंने कहा साहब, मेरी राजस्थान में मैंने 25 साल जो छात्रों और युवाओं के बीच में काम किया है, किसानों के बीच में काम किया है, आप मुझे किसी भी कोने से अगर पार्टी से टिकट दोगे तो मैं सीट निकाल कर लाऊंगा। लेकिन उन्होंने हो सकता है मेरी ताकत को नजरअंदाज किया और मैं मानता हूँ इस बार मेरा जो ये था कि भाई हाईकमान मुझे टिकट देना चाह रही थी, पायलट साहब चाहते थे मेरा टिकट मिलना, लेकिन जो हमारे मीणा समाज विशेषकर जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, वंशवाद की राजनीति करते हैं, जो पैसे की राजनीति कमाने करते हैं, वो लोग जो ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में आए हैं, उनको डर लगता है
कि नरेश मीणा जिस दिन राजनीति में आ जाएगा हमारे बच्चों के राजनीतिक जीवन पर संकट आ जाएगा। ऐसे में वो लोगों ने वीटो करते हैं, मेरे खिलाफ जाके हाईकमान को भड़काते हैं कि साहब इस व्यक्ति को मौका दे दोगे, चुनाव नहीं जीतेगा, इसके साथ ये केवल सोशल मीडिया का नेता है, इसके साथ कोई आधार नहीं है। 44,000 मत कम नहीं होते, वो भी आपके पहले चुनाव में। फर्स्ट टाइम है, मात्र केवल मैंने 20 दिन वहाँ पे 20 दिन ही काम किया था। यहाँ भी समय तो कम मिल रहा है और यहाँ भी 11वां दिन हुआ है, लेकिन जिस तरह का समर्थन मिल रहा है मुझे लगता है यहाँ पार इस बार पड़ेगी सही। एक बात राजस्थान चौक के दर्शक जानना भी चाहते हैं, जब हमने जयपुर में आपका इंटरव्यू किया और फिर जब आप यहाँ जब टिकट वितरण होने वाली थी, जब धरने पर बैठे थे, तब आपकी बातचीत हमने दिखाई तो नीचे कमेंट आया था कि आखिर क्या वजह है कि हरीश मीणा नहीं चाहते नरेश मीणा देवली उनियारा से ही नहीं कहीं से भी चुनाव लड़े। देखिए ऐसा है, ये ऐसा है क्या? बिल्कुल सच है। हरीश मीणा, मुरारीलाल जी मीणा जो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं राजनीति में लाने के लिए, उनको ऐसा लगता है कि नरेश मीणा जिस दिन विधायक बन गया, नरेश मीणा जिस दिन विधानसभा में चला जाएगा, नरेश मीणा के साथ जो सैकड़ों युवा साथी, आज मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ जो छात्र राजनीति में जो लड़के मेरे साथ थे, आज कम से कम 50 लड़के ऐसे हैं जो राजस्थान में पदों पे है, राजनीतिक पदों पे, जो सरपंच है, जिला परिषद सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं। और मेरा मन है ये कि जिस दिन मैं राजस्थान विधानसभा में पहुंचूंगा, मैं मेरे साथ कम से कम 10-20 नए लड़कों को, जिनके माँ बाप एमएलए नहीं है, जिनके माँ बाप मंत्री नहीं रहे, जो लेकिन धरातल से उठ के आते हैं, जो छात्र राजनीति से उठ के आते हैं, उनको मौका दिलाऊं। हमारे यहाँ एक बड़ा हुआ है, जाट समाज में जो छात्र राजनीति से जो लड़के निकले हैं, वो लगभग सबको मौका मिला है। मुकेश भाकर, गावड़िया, आपके साथ की पूरी खेप सेट हो गई। मेरे साथ वाले सारे लोग बने। आपके साथ मैं भी कॉलेज में था, मैं भी अपने राजस्थान चौक के साथ चक्कर में पूरा ये है कि नरेश मीणा आखिर कब उस सांचे में। बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हो। जाट समाज में आप देख लो, यादव समाज में आप देख लो, मनीष यादव, ललित यादव, और गुजर समाज में चांदना जी, खुद पायलट साहब 45 साल की उम्र के हैं, क्या बोलते हैं इंदिराज जी, एक शिव प्रकाश को दिया। मतलब हर समाज में एक यूथ जनरेशन आ रही है, लेकिन मीणा समाज में नई जनरेशन नहीं आ रही है। मीणा समाज में यूनिवर्सिटी के 2 अध्यक्ष रहे, मीणा समाज माधोपुर से अध्यक्ष बन के आते हैं, कोटा से आते हैं, 2 साल से आते हैं, छात्र संघ के, कई पंचायत राज से नए लड़के निकल के आते हैं। लेकिन उनका जो हमारे जो मीणा समाज में जो सांसद बन गए, जो एमएलए बन गए, एमएलए चाहता है मैं अच्छे व्यक्ति को प्रधान नहीं बनने दूं, मैं सांसद चाहता है मैं मेरे एरिया में 8 कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है उनमें किसी ढंग के व्यक्ति को एमएलए नहीं बनने दूं। कुल मिला के मीणा समाज की जो राजनीति है, जो अच्छे लोग आना चाहते हैं उनकी भ्रूण हत्या करते हैं, उनको राजनीति में आने से पहले ये उनका राजनीति कत्ल कर देते हैं। इसी से जुड़ा सवाल है, नरेश मीणा 2 बार निर्दलीय लड़ने की ताकत कहां से लाते हैं? देखो, मैं 25 साल से जनता के बीच में हूँ और मैंने किसानों के लिए संघर्ष किया, छात्रों और युवाओं के लिए किया। आप तो मेरे क्लास साथी रहे, आपने विश्वविद्यालय में देखा होगा, 2006 का वो दिन देखा होगा जब छात्रवृत्तियां यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी। मैं 7 दिन तक आमरण अनशन में जयपुर में बैठा था और उस समय 31 करोड़ रुपए मैंने बच्चों को छात्रवृत्ति के दिलाए थे। अभी मैं 12 गया, 12 भी वहाँ एक बड़ा नेता कांग्रेस में था, वो नहीं चाहता था कि 12 में उसके सिवा कोई कांग्रेस में नेता बने। उसने मुझे रोकने का प्रयास किया और मैंने उससे टकराया, जिसका नाम प्रमोद जैन भाया, आपको सब पता है। उसके बावजूद मैंने जिस तरह से वहाँ किसानों की लड़ाई लड़ी, वहाँ किसानों को फसल बीमा के 81 करोड़ रुपए दिलाए, वहाँ किसानों को बिजली की व्यवस्था करवाई, वहाँ किसानों की खाद की व्यवस्था कराई। इन सब चीज़ों को देख के आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति का चरित्र दिखता है, आदमी का नेचर दिखता है कि आप किस तरह के हो। और जो जनता आपका बैक देखती है, हिस्ट्री देखती है, उनको लगता है कि व्यक्ति में कुछ करने की लालसा है, कुछ करने का इसमें जुनून है, और वो सब ये जब देखती है। और जो आजकल की राजनीति हो गई एसी में बैठने की, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, राजस्थान में 200 एमएलए है, 25 सांसद है, लेकिन आप किसी से पूछोगे तो 10 एमएलए से ज्यादा किसी का नाम नहीं बता पाएंगे। 25 सांसदों में 2-4 का नाम बता पाएंगे, ज्यादा का नहीं बता पाएंगे। लेकिन लीडर बहुत कम रह गए। राजस्थान में काउंटेड नेता रहे, आज की तारीख में मैं 2-3 नेता जनता से कनेक्ट लोग कर जी नहीं है। अब ये एमएलए एमपी बनने वाले जो लोग हैं वो पार्टियों की राजनीति करते हैं, टिकट लेके आ जाते हैं। टिकट इसी से जुड़ा हुआ सवाल था, भावुक भी हैं आप, तो वो भावुक पल इसलिए भी हो जाता है कि दर्शकों के सवाल में ज्यादा पूछ रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया की आपने बात की और लोग बहुत सारे कमेंट भी आपके लाइव पे करते हैं। उन्होंने कहा सचिन पायलट सक्षम नेता है, नरेश मीणा उनको चाहते हैं, राजनीति जब वो कर रहे हैं निर्दलीय के तौर पे, तब भी कह रहे हैं कि पायलट साहब मेरे नेता हैं, तो वो आखिर टिकट क्यों नहीं दिलवा पाए? देखिए उसमें क्या मजबूरी? देखो, अगर कोई मन में पायलट साहब के पूर्वी राजस्थान में 2 नेता उनके टच में हैं,
दोनों नेता, उनके जो विपरीत समय था, संकट का समय था, तब दोनों नेता मानेसर उनके साथ गए थे। पायलट साहब को मैं मेरी तरह ही मानता हूँ, वो दिखाते नहीं है, होते नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि पायलट साहब खुद भी भावुक है, खुद भी बहुत गुस्सेल है वो, लेकिन शो नहीं करते। वो अपना, उनका अनुभव ऐसा है, ऐसे पॉलिटिकल परिवार में पैदा हुए जिससे उनको जो अनुभव मिला उससे वो अपने आप में कंट्रोल करते हैं। लेकिन मानेसर जब घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस ने जो टिकट दी उनकी सहमति से नहीं। मानेसर जब घटनाक्रम हुआ तो हरीश जी और मुरारी जी उनके साथ थे, और उनको ऐसा लगता कि मेरे पे इन्होंने उस समय मेरी मदद करी है, उनको वो क्रॉस नहीं करना चाहते। और ये जो लोग जो मेरी जो इन्होंने उनके सामने एक छवि बना रखी थी कि साहब देवली में उसका कुछ नहीं है, छबड़ा तो उसका ठीक था, एरिया था, लेकिन देवली में कोई लेन देना नहीं, कुछ नहीं होगा साहब, आप जमान जब्त हो जाएगी, चुनाव टिकट दे दोगे तो हरीश जी उसको हरा देंगे। हरीश जी मेरे खिलाफ पायलट साहब नहीं है, मेरे पायलट साहब मेरे को बहुत चाहते हैं, मुझे पता है। अब आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, तब तक पायलट साहब यहाँ आए भी नहीं है। मुझे तो उम्मीद है, इसको क्या समझे? मुझे उम्मीद है वो मेरे छबड़ा भी नहीं गए थे, मुझे उम्मीद है शायद यहाँ भी नहीं आएंगे, क्योंकि अच्छा इसलिए भी नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ जो कैंडिडेट जो उतारा है वो हाईकमान की इच्छा का कैंडिडेट नहीं था। यहाँ का कैंडिडेट केवल हरीश मीणा की इच्छा का कैंडिडेट था, केवल हरीश मीणा ने वीटो करके उसको टिकट दिया है। उसमें ना डोटासरा जी का हाथ है, ना पायलट साहब का हाथ है, ना गहलोत साहब का हाथ है। और अब आज की स्थिति जो बनी हुई है, आज की स्थिति में यहाँ का जो कैंडिडेट वो डमी घोषित हो चुका है। आज कांग्रेस जमान जब्त की तरफ जा रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के लीडर्स से कि अभी भी मौका है, दोस्त तो आप पे आएगा, ये अभी भी मौका है कि आप मुझे समर्थन दे कांग्रेस पार्टी। और मुझे जैसे रोहत को दिया था, वहां भी कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित कर दिया था, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने राजकुमार रोहत को समर्थन दिया। अगर कांग्रेस का पार्टी अपनी इज्जत बचाना चाहती है, अपनी जमान जब्त होने से बचाना चाहती है, तो नरेश मीणा को अभी समय है समर्थन देना चाहिए। डोटासरा जी राजस्थान चौक देखते हैं, संभवतः सुने आपकी बात। बिल्कुल सुनना चाहिए। एक बात मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो निर्णय कर चुके थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने खुद नहीं किया था और हमने इसे दिखाया भी था, लेकिन खुल के बात कर। हाँ लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे भी जगह दे दीजिए सरपंच साहब, अच्छा रहेगा। तो हाँ भाई साहब रुकिए एक बार, रुकिए क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है, डोटासरा साहब ने कहा कि मिलके गए और फिर भवानी जाग गई। ये भवानी के जागने का क्या सिलसिला है? भवानी नहीं जागी, रात को 12 बजे तक उम्मीद के साथ बैठा रहा कि मुझे टिकट मिलेगा। और जब 12 बजे टिकट कटा, मेरे साथ कुछ युवा साथी थे, सब लोग भावुक हो गए, मैं खुद भावुक हो गया था। और लोगों ने कहा भाई साहब अपने पास साधन संसाधन नहीं है, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो उसी समय मैंने अनाउंस कर दिया भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद मैं सुबह जयपुर गया, जयपुर जाते मैं डोटासरा जी के पास सबसे पहले वहीं गया, उनसे मैंने कहा साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी की मदद करूंगा। लेकिन उसके बाद जो मेरे पे दबाव बना, जो यूथ ने, साथ छात्रों ने मेरे पे दबाव बनाया, लड़कों का सबका कहना था, मेरे जो मार्गदर्शक हैं या मेरे जो नजदीक जो लोग हैं, उन्होंने कहा अपन ने प्रमोद जैन भाया से दुश्मनी ले ली, अपन ने कोटा में गुंजल साहब की मदद करके शांति धारीवाल की दुश्मनी ले ली, और अपन ने ओम बिरला से दुश्मनी ले ली, जो आधी कांग्रेस ओम बिरला की गोद में बैठी रहती है। अपन ने हरीश मीणा, आधी कोटा की कांग्रेस बोलो या राजस्थान की, अच्छा, राजस्थान की आधी कांग्रेस बिरला से मिलकर रहती है। फिर हरीश मीणा दुश्मन बन गया, मुरारी लाल मीणा दुश्मन बन गया। तो इससे तय है कि 2028 के चुनाव में भी ये किसी भी सूरत में अपन को टिकट नहीं मिलने देंगे। इसलिए भाग्य आजमाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता जो भी फैसला देगी वो सर्वमान्य होगा। एक दूसरी चीज, मैंने छात्र राजनीति से मैं निकला हूँ। 12 में मुझे कोई नहीं जानता था साल भर पहले कि मैं 12 का रहने वाला हूँ। लोग जानते थे मैं दौसा में मेरा जन्म हुआ है, दौसा का मैं रहने वाला हूँ। लेकिन एक चीज मैं करेक्ट कर दूं, जनता के बीच में गया, उन्होंने कहा कि कम से कम मीणा समाज में किरोड़ी जी के बाद आप ही का नाम आता है। आप अपनी बात देखो, मैं जिस जनता की बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं, मेरे दर्शकों को भी कह दूं कि ये बाइस्ड बात नहीं है। ये अभी मैं पूरे सुबह से इलाके में घूम रहा हूँ, तो कई लोगों ने कहा, बोले यही वजह है कि छबड़ा में भी प्यार मिला और देवली उनियारा में भी, बाकी तो 13 तारीख को तय होना है। देखो, मैंने 25 साल जो छात्र राजनीति में रहा हूँ, मैंने पूरा टाइम पूर्वी राजस्थान को दिया है। मैंने हर जन्म मरण में मेरे जो भी छात्र साथी हैं, युवा साथी हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें नरेश मीणा गया नहीं है। और मैंने रिश्ते जोड़े हैं, दिल के रिश्ते में जोड़ता हूँ, जिससे जुड़ता हूँ उससे इमोशनली जुड़ता हूँ। आज आप मेरे साथियों को अगर देखोगे तो मेरे 50% टीम गुर्जर समाज की है, जो 99 से मेरे साथ है। लेकिन मैं राजनीतिक तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस को मीणा समाज बड़ी संख्या में वोट देता है। पूर्वी राजस्थान से लेकर हाड़ौती तक 90% कांग्रेस को वोट देता है। लेकिन कांग्रेस ने मीणा समाज को क्या दिया?
जो जो राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं, वो जातीय जनगणना जब टिकट बांटने का मामला आता है, जब संगठन में पद देने का मामला आ जाता है, तब वो कहाँ कौन हो जाता है। पूर्वी यार मीणा समाज की राजनीति की मैं बात करूं, मुरारी लाल मीणा बसपा से बन के आया, रमेश मीणा बीएसपी से बन के आया, लाखन मीणा बीएसपी से बन के आया, रामकेश मीणा बीएसपी से बन के आया, हुड्डा निर्दलीय बन के आया। कांग्रेस पार्टी ने केवल इंदिरा मीणा के अलावा सिंगल किसी मीणा लीडरशिप को मौका नहीं दिया। मैंने 44,000 वोट लेके ये साबित किया कि मेरे साथ ताकत है, मेरे साथ जनता का आशीर्वाद है। उसके बावजूद भी मुझे टिकट नहीं दिया। और फिर मैंने जब इस बार टिकट मांगा तो कुछ नेताओं को ऐसा लगा कि इसको 12 ही रहने दो। मैं जब भी टिकट मांगने जाता था, नेता कहते थे यार तेरा छबड़ा में वोट आ गए, तू वही मेहनत कर, वही लड़। लेकिन मेरा शुरू से मन रहा है कि मैं राजनीति में नेता बनना चाहता हूँ, लीडर बनना चाहता हूँ। एमएलए बनना तो मैं 2013 में बन जाता, लेकिन मैं नरेश मीणा चाहता है किरोड़ी लाल मीणा बनना, नरेश मीणा चाहता है हनुमान बेनीवाल बनना, नरेश मीणा चाहता है कर्नल भैंसला बनना। ऐसा लीडर बनना जो पूरे राजस्थान में जनता के लिए हितों की रक्षा कर सके, जनता के लिए संघर्ष कर सके। नरेश मीणा एक चीज और चाहता है, एमएलए बनना। ये कोई विशेष वो नहीं है, एमएलए हो सकता है। मैं अगर एमएलए बन भी गया तो कोई गारंटी नहीं मैं 4 साल विधानसभा में जाऊं नहीं जाऊं। मैंने आज वादा किया है, प्रॉमिस किया है, बिल्कुल मैंने प्रॉमिस किया आज कि जो माताएं बहने, आज माताएं बहने एक गांव में मैं गया, वो कह रही थी कि साहब हम पैसों में पीने का पानी लेते हैं, पैसे देते हैं जब टैंकर आता है और फिर हमें पीने का पानी मिलता है। एक चीज और अच्छी गई थी, वो हमने भी देखी है, रास्ते बड़े खराब है, कीचड़ भी है। और आप आज घूमे होंगे। मैंने उन नेताओं से भी पूछा है कि भाई यहाँ पहले जो नेता रहे हैं उन्होंने किया क्या है, और असल में भी है कि बड़ी परेशानी में ग्रामीण थे। तो ये तमाम यहाँ एक तो संस्थागत ऑफिशियल भ्रष्टाचार भयंकर फैला हुआ है, ऑफिसों में लूटा जाता है, नेता बंदियां लेते हैं, बजरी का यहाँ करोड़ों का कारोबार है। यहाँ ओम बिरला का भी बड़ा रैकेट है यहाँ चल रहा है, उसको विधानसभा में पहुंच के तो उसको उठाएंगे, जहाँ लाखों करोड़ का घोटाला है। यहाँ इस बिशलपुर में गाद निकालने के नाम पर, मिट्टी निकालने के नाम पर बजरी निकाली जाती है। उस गाद निकालने के नाम पर सरकार से पैसा लिया जा रहा है, और उस पैसा लेने के बाद में उस गाद को निकाल कर उसको बजरी के रूप में बेचा जा रहा है। एक तरफ सरकार से पैसा ले रहे हो, दूसरी तरफ उस बजरी को बेच के लाखों करोड़ रुपए कमाने का यहाँ ठेका हुआ है, और वो भी 25 साल का। अगर नरेश मीणा विधानसभा में पहुंचा तो ठीक है, आप उस गाद को निकाल रहे हो, लेकिन वो जो गाद निकल रही है, वो मिट्टी निकल रही है, उसको गवर्नमेंट को जब्त करना चाहिए और गवर्नमेंट को उसको टेंडर देना चाहिए उसको बेचने के लिए। ये एक बड़ा प्रोसेस होगा और संभवतः विधानसभा पहुंचोगे तब उठाओगे, और मुद्दा भी उठा है, महत्वपूर्ण है। एक सवाल आपकी देवली उनियारा की जनता के लिहाज से, वोटिंग के लिहाज से, 3 लाख यहाँ पे सीधी बात है कि मतदाता है, करीब 50-60 हजार SC ST मतदाता है, और करीब 40-45 हजार गुजर मतदाता है। उसके बाद जो मुस्लिम है 20 हजार, ब्राह्मण इतने ही है, तमाम चीजें। खैर जाति की राजनीति नहीं होती, लेकिन मेरा सवाल ये महत्वपूर्ण इसीलिए है कि पार्टी के हिसाब से जब आप पार्टी में, हालांकि अभी भी है, मैंने सवाल पूछा था डोटासरा जी से और बड़ा वायरल भी हुआ, उन्होंने कहा नरेश मीणा की सदस्यता अभी भंग नहीं हुई है, DCC ने भेजा ही नहीं है, हम कैसे करें, वो सदस्य है। तो खैर इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने आज एक पत्रकार ने मेरे से सवाल पूछा कि अगर आप यहाँ से चुनाव जीतते हो और अगर आपको बीजेपी ऑफर देती है तो आप क्या करोगे। मेरा जवाब था, अगर मैं एमएलए बन जाता हूँ और मुझे बीजेपी भजनलाल जी को हटाकर मुझे अगर मुख्यमंत्री भी बनाए तब भी मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। मैं बीजेपी के खिलाफ हूं। मैं कांग्रेस की विचारधारा मुझे पसंद है, वो विचारधारा पसंद है जो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों को, शोषितों को साथ लेकर चले, वो विचार। मैं राहुल गांधी का इसलिए फैन था, राहुल गांधी को इसलिए पसंद करता था, जिस तरह राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात उठाई थी। अभी जो राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे थे, जिस तरह से भारत जोड़ो में काम किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के अलावा जो भी कांग्रेस में नेता है, वो कोई कांग्रेसी नेता कांग्रेस, और यही कारण है कि कांग्रेस डूब रही है। मध्य प्रदेश में डूबने का कारण ये रहा, राजस्थान में डूबने का कारण रहा, हरियाणा में डूबने का कारण रहा। अकेला राहुल गांधी कहां तक इस कांग्रेस को जिंदा रखे। डोटासरा जी, आपने कहा मेरी जो सदस्यता रद्द नहीं हुई, इसीलिए मैं डोटासरा जी से अभी फिर अपील कर रहा हूं कि डोटासरा जी, आपकी कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो डमी घोषित हो चुका है, उसके 5-10 हजार वोट आएंगे। अभी समय, आप मुझे समर्थन दें और मैं चुनाव जीत कर आएंगे और बीजेपी को हरा के आएंगे। सवाल उसी पे आ जाता है, सवाल महत्वपूर्ण था। सवाल ये था कि प्रहलाद गुंजल आए और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर, बड़ा कम होता है कि कोई राजनेता आए
और वो कहे कि यार ये युवा साथी है, जुझारू है, मेरा अपना है, टिकट दो। मांगा, पत्रिका गेट पे आप मौजूद थे और मीडिया ने भी तमाम दिखाया। अब चूंकि पार्टी की बाध्यताएं हैं, भले ही आप सदस्य हैं, डोटरा साजी से कह रहे हैं कि भाई डमी घोषित कर दे, मौका है, लेकिन प्रहलाद गुंजल के असर से गुज्जर कितना वोट देंगे? देखो, ऐसा गुर्जर समाज से मेरा विशेष लगाव है और ये आज का नहीं है, मेरे 15-20 साल से। ये सवाल भी इसलिए है क्योंकि बीजेपी से राजेंद्र गुज्जर लड़ रहे हैं। बिल्कुल गुर्जर समाज से मेरा विशेष लगाव है और पिछले 15 साल से ये सिलसिला है। मैंने पायलट साहब के साथ जी जान से मेहनत की, पायलट साहब के साथ तो मैंने पूरा समर्पण से उनके साथ रहा। गुंजल साहब के चुनाव में मैंने रात दिन मेहनत करी। इसके सिवा मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में भी 2 लड़कियां उपाध्यक्ष बनी गुजर समाज की, आबा गुजर, नेहा गुजर, उनकी भी मैंने मदद करी। और अभी मैं जब देवली उनियारा में घूम रहा हूँ, अब वोट तो देखो आत्मा का होता है, वोट मतदान गुप्त होता है, वो अपनी इच्छा से डलेगा, लेकिन जो गुजर समाज मेरा सम्मान कर रहा है। यहाँ इसके पहले यहाँ इस तरह का चुनाव होता था क्योंकि हमेशा गुजर मीणा को टिकट मिलता था। मीणा कैंडिडेट गुजरों गांव में नहीं जाता था, गुजर कैंडिडेट मीणा गांव में नहीं जाता। ये पहली बार है मेरा प्रत्येक गुजरों के गांव में सम्मान हो रहा है, मुझे घोड़ी पे बिठाया जा रहा है और मुझे आश्वासन दिया जा रहा है कि हम वो मेरे लिए, मतलब मेरे को आशीर्वाद है उनका और मेरे बड़े संख्या में वो मेरी मदद करेंगे। 2 सवाल और लेते हैं, चूंकि चुनावी सभा में जाना है, हालांकि फुर्सत से बात करने के उसमें है, लेकिन सवाल ये कि नरेश मीणा अगर विधायक चुना जाता है तो क्या मीणा नेता मुरारी लाल, हरीश मीणा, 2 का ही नाम ले देता हूं, उन्हें खतरा है? क्या उनकी सामाजिक राजनीति खत्म हो? मेरे से उन सारे नेताओं को खतरा है जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं। मैं जो भी व्यक्ति परिवारवाद वंशवाद की राजनीति करेगा, ठीक है, अभी जैसे पायलट साहब हैं, राजेश जी पायलट साहब के बेटे थे, लेकिन पायलट साहब ने खुद के कार्यशैली से खुद ने लोगों को प्रभावित किया, सांसद बने, मंत्री बने और आज उनकी जिस तरह से फैंस फॉलोइंग, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, लेकिन जिन नेताओं के बच्चों ने कुछ किया ही नहीं और वो डायरेक्ट टिकट लेकर समाज में आ जाए। हमारे एक तो नेताओं के परिवारवाद से हमारा समाज परेशान है, दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, जो हमारे समाज की एक बड़ी विडंबना है कि लोग बड़े अधिकारी बनते हैं, पैसा लेके, सबके लिए नहीं कह रहा लेकिन ज्यादातर 90% के ऊपर अधिकारी पैसा लेके दहेज में शादियां करते हैं, बड़ी रकम लेते हैं, उसके बाद नौकरी करते हैं, वहां गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और रिटायर्ड होके, और जब वो आते हैं, वो रिटायर्ड होने के बाद में उनका एक ही इच्छा रहती है कि हम जाके गांव में चुनाव लड़े, सरपंच बने, एमएलए बने। मैं उन सबके खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ मीणा समाज में, जैसे जाट समाज में, यादव समाज में, गुर्जर समाज, अन्य समाजों में जिस तरह से नई राजनीति आ रही है, मीणा समाज में नई राजनीति आनी चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अंतिम सवाल, हम हारे के सहारा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं, आपने जनसभा में भी आप लगातार कह रहे हो कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पिघलेगी? बिल्कुल पिघलेगी सर, बिल्कुल पिघलेगी। जब नेताओं से, पार्टियों से विश्वास खत्म हो गया था, और ये परंपरा है, जब आदमी बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशान हो, तो ईश्वर के दरबार में जाता है। इस बार जब मुझे लगा मुझे होपलेस हो गया था, तो बाबा साहब के, बाबा खाटू के दरबार में गया, वहाँ रात रुका और वहीं ढोक देकर वहीं अर्जी लगा के आया हूँ कि बाबा मेरे पर कृपा करो और मुझे मौका दो। अगर मैं बढ़ता हूँ तो मैं पैदल नंगे पैर, जहाँ भी मेरा उस समय तो ये भी तय नहीं था कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ, तो उस समय मैंने तय कर रखा था कि मैं दोनों जगह चुनाव लड़ूँ, लेकिन बाद में मेरे युवा साथियों ने कहा कि भाई अब एक ही जगह चुनाव लड़ेंगे, देवली उनियारा। अब देवली उनियारा चुनाव लड़ रहा हूँ और मैंने अर्जी लगा के आया था, तो जैसे टोंक में काउंटिंग हो गई, अगर ईश्वर मेरे पे मदद होगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो मैं नंगे पैर पैदल बाबा खाटू श्याम के दरबार में जाऊंगा, ढोक लगाऊंगा और फिर उनसे वापस शक्ति मांगूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे ताकत दे, मुझे एनर्जी दे। जिस तरह से मैं अब तक लोगों के लिए काम करता हूं, उससे डबल एनर्जी के साथ मैं जनता की सेवा कर सकूं, किसानों की सेवा कर सकता हूं, शोषितों की सेवा कर सकूं, पिछड़ों की सेवा कर सकूं, ग्रामीण व्यक्तियों की सेवा कर सकूं। ये मेरे को ताकत दे और ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो ये थे नरेश मीणा। हम राजकोट गांव में है, देवली उनियारा में चुनावी माहौल इन्होंने बना दिया है और ये बेहद कम होता है जब कोई विद्रोही नायक बनकर सामने आए। खैर 13 नवंबर मतदान का दिन है। राजस्थान चौक हमेशा कहता है लोकतांत्रिक अधिकार है, उपयोग कीजिएगा और निष्पक्ष तौर पर कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, देवली उनियारा।
मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।